नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। इससे पहले कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दमन पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जेपी नड्डा ने दमन में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक भी की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज ग्रेटर नोएडा के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंटर में अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत 4 करोड़ में वृक्ष का रोपण करेंगे। साथ ही गृह मंत्री केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विभिन्न परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा एक अन्य कार्यक्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के निदेशक मंडल को संबोधित करेंगे। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित मेडटेक एक्सपो 2023 से इतर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विभिन्न देशों के अपने समकक्षों से द्विपक्षीय मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यूरोपीय संघ की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा महानिदेशक सैंड्रा गैलिना के साथ हुई बैठक को सार्थक बताया। मांडविया ने बताया कि डिजिटल स्वास्थ्य के महत्व सहित अन्य अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लॉटरबैक के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में पारंपरिक दवाओं की आपूर्ति और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने श्रीलंका के अपने समकक्ष डॉक्टर केहेलिया रामबुकविला के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सहयोग पर चर्चा की गई। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। सऊदी अरब के साथ बैठक में सऊदी निवेशकों को फार्मा और स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। गुजरात के गांधीनगर में चल रही चौथी G20 स्वास्थ्य वर्किंग ग्रुप और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के लिए वर्चुअल माध्यम से संदेश जारी करेंगे। पहले दिन कई साइड इवेंट आयोजित किए गए। इस दौरान WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट, इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 और वन वर्ल्ड वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 नाम से साइड इवेंट्स का आयोजन किया गया। वाराणसी में आज यूथ 20 शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन होगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह 4 दिवसीय यूथ 20 सम्मेलन युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। बैठक में 5 विषयों पर चर्चा हो रही है। बेंगलुरु में जारी G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आज तीसरा दिन है। इस बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग समेत अन्य विषयों पर चर्चा की जा रही है। बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधियों सहित वैश्विक विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के दूसरे दिन साइड इवेंट की तरह डिजिटल इनोवेशन अलायंस के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसरो आज चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को डी-बूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाएगा। डी-बूस्टिंग यानी स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमी करना। ये प्रोसेस 20 अगस्त को भी हो। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इससे पहले कल चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइट मेट। प्रोपल्शन मॉड्यूल अब कई महीनों तक चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करता रहेगा, जबकि लैंडर रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेगा।
गुजरात के केवड़िया में आज से 2 दिन के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक शुरू हो रही है। परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। इस बैठक में समुद्री क्षेत्र की समग्र प्रगति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और सागरमाला कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विकास एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन वर्ष 1997 में किया गया था। यह समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक शीर्ष सलाहकार संस्था है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों के परामर्श से प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों का विकास सुनिश्चित करना है। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इस उपचुनाव में त्रिपुरा की 2 और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड की 1-1 सीट पर मतदान होगा। कल इन चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख थी। उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 सितंबर को मतगणना की जाएगी। प्रत्याशी आगामी 21 तारीख तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इस साल के अंत में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए 21 नामों की घोषणा कर दी गई है। बुधवार शाम बीजेपी के चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इसके एक दिन बाद ही दोनों राज्यों के लिए पहली सूची जारी कर दी गई। खास बात यह है कि जिन सीटों पर बीजेपी पिछले चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, ऐसी सीटों पर पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। राजस्थान के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज करते हुए गुरुवार को 2 चुनाव समितियां गठित करने की घोषणा की है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से बनाई गई इन समितियों में से एक समिति चुनाव प्रबंधन का काम संभालेगी। राजस्थान में चुनाव प्रबंधन को ध्यान में रखकर बनाई गई 21 सदस्यीय समिति का नेतृत्व पूर्व सांसद नारायण पंचारिया करेंगे। वहीं चुनाव घोषणा पत्र के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल करेंगे। राजस्थान में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी राजस्थान में प्रचंड रूप से चुनाव लड़ने जा रही है और उसकी ऐतिहासिक जीत होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी और विपक्ष जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। आम चुनाव में बीजेपी को हराने के मकसद से कई विपक्षी दल एक साथ आए, लेकिन अब उस गठबंधन में दरार पड़ने लगी है। दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस की एक बैठक के बाद पार्टी के नेताओं के बयान से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। कांग्रेस नेताओं ने बयान दिया कि पार्टी नेतृत्व की तरफ से दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर मजबूत तैयारी करने को कहा गया है। आम आदमी पार्टी ने इन बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो इंडिया गठबंधन का क्या मतलब है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश रुकने के कारण हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित कांगड़ा और मंडी में राहत व बचाव कार्य लगातार चलाए जा रहे हैं। राज्य में इस पूरे मानसून सीजन के दौरान अब तक कुल 328 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि पिछले 1 सप्ताह में हुई बारिश से 72 लोगों की मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शाम राजधानी शिमला में एक समीक्षा बैठक कर स्थिति का जायजा लिया और राहत और बचाव कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के घरों के इर्द गिर्द भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए रिटेंशन वॉल का निर्माण विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत करने का निर्णय लिया गया है, जो अगले 6 महीने के लिए लागू रहेगा। इस बीच मुख्यमंत्री आज शाम दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हिमाचल के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे। उधर कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर में बाढ़ में फंसे 2000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। आज भी राहत व बचाव कार्य जारी है और इन लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। फिलहाल राज्य के अधिकतर स्थानों पर आज मौसम साफ है। सेना, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। कांगड़ा में भी भूस्खलन के बाद से राहत का काम चल रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं बल्कि राज्य के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने का है।
हिमाचल के मंडी जिले में 267 लोगों के आशियाने पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और इतनी ही सड़कें भी बंद है। अनुमान है कि अभी तक 31 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। मंडी शहर की सबसे प्रसिद्ध टाना पहाड़ी अब धंसने की कगार पर पहुंच गई है। इस पहाड़ी पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। मंडी जिला प्रशासन लोगों के रहने की व्यवस्था तो कर रहा है, लेकिन प्रभावितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए के बुनियादी ढांचे को यहां नुकसान पहुंचा है। पंजाब में बाढ़ का प्रकोप जारी है। गुरदासपुर जिला सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ कई गांव व्यास नदी के पानी में डूब गए हैं। इसके अलावा होशियारपुर, कपूरथला, मोगा और रूपनगर जिलों के कई इलाके भी बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। सेना के जवान लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। जालंधर के हल्का शाहकोट के गांव धमुवाल में सतलुज नदी के बांध की मिट्टी खिसक गई, जिससे पानी गांव के अंदर धंस गया। ड्रेनेज डिपार्टमेंट ने बांध को मजबूत करने के लिए मिट्टी से भरी बोरियां लगाई। जम्मू कश्मीर में सोपोर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 8 राउंड पिस्तौल और हथगोले बरामद किए गए हैं। एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने आज बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू से रवाना किया। यात्रा दशनामी अखाड़ा पुंछ से छड़ी मुबारक पहुंचने के साथ संपन्न होती है। जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि अगले 11 दिनों तक चलने वाली बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के लिए सभी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मुकेश सिंह ने सभी यात्रियों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. बिना रुकावट कहानी सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने खनन कारोबार अपनी इकाई एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड को सौंपने के लिए कारोबार हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंपनी के खनन कारोबार में 6 कोयला खदान शामिल हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जून 2023 में 20.27 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं। जून माह में करीब 24,298 नए प्रतिष्ठानों को भी पंजीकृत किया गया है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक का शुद्ध लाभ पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 143% बढ़ा है। बैंक का राजस्व बढ़कर 400 करोड़ रुपए हो गया है। आरबीआई ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम पेश किया है। इस पहल का मकसद लोगों को बिना दावे वाली राशि के बारे में पता लगाने और उसका दावा करने में मदद करना है। ईवी की खरीद पर दी जाने वाली फेम सब्सिडी घटने के बाद दोपहिया ईवी की मांग सुस्त पड़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वाहन कंपनियों को अब शोध एवं विकास के माध्यम से कीमत कम करने पर ध्यान देना होगा। भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के एक पत्र में प्रकाशित सर्वेक्षण में बताया गया है कि उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर अधिकतम 194 मिनट, ऑनलाइन गेमिंग पर 46 मिनट और ओटीटी पर 44 मिनट बिताते हैं। देश में निवेश गतिविधियों में तेजी आ रही है और पूंजी निवेश चालू वित्त वर्ष में 80% से अधिक बढ़कर 1.71 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। आरबीआई के बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख में ये कहा गया है।
सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड डीलरों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य और बड़े पैमाने पर नए सिम देने को बंद करने का निर्णय लिया है। साइबर धोखाधड़ी और फर्जी कॉल को रोकने तथा मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 52 लाख फर्जी कनेक्शनों का पता लगाया गया है और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। 67,000 सिम कार्ड डीलरों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 300 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। डीजीसीए ने 6 सितंबर से नई दिल्ली और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के बीच इंडिगो की उड़ान संचालन को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक इंडिगो 22 सितंबर से दिल्ली और ताशकंद के बीच 4 साप्ताहिक नॉन स्टॉप उड़ानें संचालित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रौद्योगिकी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र आखिरकार ओपन सोर्स सिस्टम की ओर बढ़ रहा है और देश में युवा स्टार्टअप अब सामान्य को बदल रहे हैं। जर्मनी में भारी बारिश के बाद बाढ़ के कारण फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर यात्री काफी परेशान रहे। बाढ़ के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। सिंगापुर में मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी अपराधों के लिए 10 विदेशी नागरिकों पर आरोप दाखिल किया गया। जालसाजी के आरोपित व्यक्तियों की उम्र 31 से 44 वर्ष के बीच है। पुलिस ने इनकी 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर की संपत्ति जब्त कर ली है। स्पेन के टेनेरिफ में जंगल की आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। एक पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान में लगी आग 24 घंटों में 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल गई। इस वर्ष के पहले 7 महीनों में चीन के डाक उद्योग में 10.5% की वृद्धि हुई है। कनाडा में जंगल की आग से एलोनाइक के लोगों की जगह खाली करने को कहा गया है। एलोनाइफ की आबादी लगभग 20,000 लोगों की है। यूक्रेन ने काला सागर के सबसे बड़े शहर ओडेसा के आसपास कई समुद्र तटों को लोगों के लिए खोल दिया है। यूक्रेन ने रूस के साथ जंग शुरू होने के बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर कई समुद्र तटों को तैराकी के लिए खोल दिया है। चीन के बीजिंग में सप्ताह भर चलने वाले विश्व रोबोट सम्मेलन 2023 में ढेरों मॉडल प्रदर्शित किए जा रहे हैं। सम्मेलन में रोबोट कुत्ते से लेकर रोबोट बरिस्ता जैसे तकनीक की प्रदर्शनी लोगों का ध्यान खींच रही है। विश्व रोबोट सम्मेलन में 600 से अधिक रोबोट उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। सम्मेलन में वर्ल्ड रोबोट एक्सपो और वर्ल्ड रोबोट प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। रोबोटिक्स में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने के लिए देश और विदेश के 320 विशेषज्ञ और शिक्षाविद आमंत्रित किए गए हैं। विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स में शामिल होने को लेकर इथियोपिया ने भी रुचि दिखाई है। ब्रिक्स में दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। जापान में चिलचिलाती गर्मी के बीच बर्फ की सिल्लियों में जमे कृत्रिम फूलों की बिक्री खूब फल फूल रही है। टोक्यो की कंपनी ओनोडा शोटेन ने पिछले साल अपना आइस फ्लावर स्टूडियो खोला था। आइस फ्लावर को लेकर जापान के लोगों का बेहतर रिस्पॉन्स है। ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने हिलसोंग चर्च के संस्थापक ब्रायन ह्यूस्टन को अपने पिता द्वारा 1970 के दशक में एक युवा पुरुष के साथ किए गए यौन शोषण के मामले में बरी कर दिया। पाकिस्तान के जारनवाला शहर में ईसाई बस्ती के कई चर्चों और घरों में तोड़फोड़ और आग लगाने की घटना में 100 से अधिक गिरफ्तार किए गए हैं। चीन के ट्रस्ट कंपनी द्वारा भुगतान में चूक के बाद झोंगरोंग ट्रस्ट की इमारत के बाहर चीनी निवेशकों ने विरोध प्रदर्शन किया। निवेशकों ने हमारे पैसे वापस करो के जमकर नारे लगाए। पूर्वी चीन के किंगदौ शहर में 17 महीने के बाद हैयांगशियो 122 का निर्माण पूरा कर लिया गया है। यह एक तैरता हुआ जहाज है जिसका उपयोग हाइड्रोकार्बन के उत्पादन और प्रसंस्करण और तेल के भंडारण के लिए किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता 60,000 टन की है। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में प्रज्ञानंदा ने हमवत अर्जुन एरिगेसी को सडन डेथ टाई ब्रेक में 5-4 से हराया। 17 वर्षीय प्रज्ञानंदा शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं।
सेमीफाइनल में प्रगन्नानंदा का सामना फैबियानो कैरुआना से होगा। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। इस सीरीज के साथ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। बुमराह इस सीरीज में युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। भारतीय पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय टीम के लिए शिवा नरवाल, सरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा ने 1734 अंक बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष टीम इवेंट में स्वर्ण जीतने पर टॉप स्कीम के 3 निशानेबाजों शिवा नरवाल, सरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा को बधाई दी। भारत ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। अतानु दास, तुषार शेलके और धीरज बोमदेवरा की तिकड़ी ने कांस्य पदक प्रतियोगिता में स्पेनिश टीम को 6-2 से हराकर यह पदक अपनी झोली में डाला। इसी प्रतियोगिता में महिला रिकर्व टीम ने भी कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। भारत के लिए सिमरनजीत कौर, अंकिता और भजन कौर ने देश के लिए कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय महिलाओं ने मैक्सिको की टीम को 5-4 से हराया। अमेरिकी महिला फुटबॉल टीम के प्रमुख कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एंडोनोस्की ने महिला फुटबॉल विश्व कप में टीम के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद ये फैसला किया। अमेरिकी टीम लगातार तीसरे खिताब की तलाश में थे, लेकिन स्वीडन के खिलाफ अंतिम 16 के मुकाबले में हार गए, जो कि टूर्नामेंट में उनका सबसे खराब प्रदर्शन था। मेजर लीग सॉकर टीम इंटर मायामी की नजर अपना पहला बड़ा खिताब जीतने पर है। इंटर मायामी के कप्तान लियोनेल मेसी का कहना है कि लीग कप ट्रॉफी जीतना बेहतरीन होगा। लियोनेल मेसी ने क्लब के लिए 6 मैच में 9 गोल किए हैं। लीग कप में शानदार प्रदर्शन के साथ मायामी ने कैनकाफ कैफे चैंपियंस लीग में भी जगह पक्की कर ली है। शनिवार से बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत होगी। इस प्रतियोगिता में 202 देशों के 2000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा श्वांतेक ने सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्वांतेक का सामना वोंद्रुसोवा से होगा। कोको गॉफ सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अंतिम 16 के मुकाबले में गॉफ ने नोस्कोवा को 6-4, 6-0 से हराया। टेलर फ्रिट्ज सिंसिनाटी ओपन के पुरुष वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अंतिम 16 के मुकाबले में फ्रिट्ज को लाजोविच के खिलाफ वॉक ओवर मिला। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म ओ माय गॉड 2 को पसंद करने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया है। फिल्म में अक्षय के साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी मुख्य किरदार में हैं। ओ माय गॉड 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म 6 दिन में करीब 80 करोड़ की कमाई कर चुकी है। OMG 2 का निर्देशन अमित राय ने किया है। दक्षिण भारतीय अभिनेता रवि तेजा की आने वाली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में रिलीज होगी। मुंबई में जाने माने पंजाबी सिंगर और रैपर AP ढिल्लों की डॉक्यूमेंट्री सीरीज AP ढिल्लो फर्स्ट ऑफ काइंड की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी शिरकत की। इस दौरान सलमान रणवीर को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान इन दिनों इंडस्ट्री में अपने कमबैक की खबरों को लेकर चर्चा में है। कमबैक का हिंट देने के बाद इमरान ने अपनी 14 साल पुरानी फिल्म लक के सेट की तस्वीरें शेयर की। गदर 2 ने सिर्फ 6 दिनों में 261.35 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। इसी के साथ गदर 2 पठान के बाद 2023 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि दर्शक उनकी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 को पसंद करेंगे। फिल्म इस महीने 25 तारीख को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में अनन्या पांडे की भी अहम भूमिका है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में मची तबाही को लेकर दुखी हैं। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा है, मेरा दिल पहाड़ के लोगों के साथ है और मैं लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ।
बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल की आने वाली फिल्म मिस्ट्री ऑफ टेटू का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में अमीषा और अर्जुन रामपाल गेस्ट अपीयरेंस में मौजूद हैं। फिल्म इस साल 1 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 2 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा के दौरान योगदाश्रम पहुंचे साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने सन्यासियों का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के द्वाराहाट में योगदाश्रम पहुंचे रजनीकांत का आश्रम और यहां स्थित महाअवतार बाबा से पुराना नाता रहा है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।